हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम नीतीश है और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसके बारे में काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से पूछा था कि भैया बजट, आइटनरी, ये सब भी आप मुझे बताओ। तो आज हम उसी के ऊपर एक वीडियो बनाने वाले हैं, आइटनरी और वीज़ा प्रोसेस, आप कैसे किसी भी देश के अंदर जा सकते हैं। तो आज हम क्लियर करेंगे थाईलैंड के बारे में, और थाईलैंड की 7 डेज़ की मैं आपको आइटनरी दूंगा जिसके अंदर वीज़ा और फ्लाइट और होटल्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है वीज़ा। अब किसी भी देश में जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वीज़ा। उस देश के अंदर घुसा कैसे जाए, तो वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं। देखो, थाईलैंड का जो वीज़ा है वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वैसे तो फ्री है। अभी अक्टूबर में कुछ अनाउंसमेंट आई थी जिसके बेसिस पे आप थाईलैंड विजिट कर सकते हो बगैर किसी वीज़ा के, यानी आप वहाँ पे जाते हो तो आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर भी 2-3 उनकी फॉर्मेलिटीज़ हैं जिनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, आपके जो पासपोर्ट है उसके अंदर कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी हो, 2 पेज ब्लैंक हो पासपोर्ट के अंदर जिसपे वो स्टैंप लगा सकें वीज़ा की। और साथ में आपके पास जो आपका पासपोर्ट है उसके साथ में 2000 थाई बात, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो, चाहे वो यूएस डॉलर की फॉर्म में हो। पर कोशिश करना कि आपके पास वो जो डॉलर्स या फिर थाई बात जो भी हैं उनको आप कैश में रखें, फिजिकल फॉर्म में रखें। कई बार वो देखने के लिए मांग लेते हैं और फिजिकली अगर आपके पास नहीं है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद आप थाईलैंड के अंदर जाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपसे देखेंगे, रिटर्न फ्लाइट आपके पास देखेंगे कि वो है या नहीं है। तो रिटर्न फ्लाइट आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास जो सबसे मेन चीज़ है, होटल बुकिंग, अकोमोडेशन आपकी, क्या वहाँ पे रुकेंगे कहाँ पे। आप किसी भी देश में अब जब जाते हो तो उनको सबसे मेन चीज़ ये रहती है कि हमारे ऊपर लायबिलिटी तो नहीं बन जाएगी, तो आपके पास होटल बुकिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज, ये तो बात हो गई वीज़ा ऑन अराइवल जो कि अभी फ्री है 10 मई तक। तो उसके बारे में 10 मई तक तो फ्री है। उसके बाद अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए। देखो, डॉक्यूमेंट सभी यही रहेंगे। वीज़ा के लिए आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है, 2 पेज ब्लैंक और 6 महीने की वैलिडिटी, 2000 बात आपके पास पॉकेट में होने चाहिए कैश की फॉर्म में मोस्ट प्रोबेबिलिटी। एंड साथ में आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ होनी चाहिए अगर आप वहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा ले रहे हैं। वहाँ पे एक फॉर्म फिल करना होता है जिसमें कुछ आपकी सिंपल सी डिटेल्स मांगी जाती हैं आपके पासपोर्ट से रिलेटेड, और कितने दिन स्टे कर रहे हो, कहाँ पे आप रह रहे हो। बिल्कुल ही सिंपल फॉर्म होता है। एक 10th क्लास का बच्चा, 5th क्लास का बच्चा भी भर सकता है अगर उसे ईजी वो चीज़ें पढ़नी आती हैं तो ये बात हो गई वीज़ा की। अब हम बात करते हैं फ़्लाइट के बारे में कि अगर आप फॉर एग्जांपल दिल्ली से आप जा रहे हो थाईलैंड के अंदर, बैंकॉक या फिर फुकेत में, तो आपका जो फ़्लाइट टिकट रहने वाला है वो बोथ साइड आपका 25 से 30 हज़ार मान के चलो, अगर आप 1 महीना, 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले बुक कराते हैं तो। और इसके साथ अगर आप इंटरनली कोई डोमेस्टिक एयरलाइन भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप फुकेत से स्टार्ट करते हैं थाईलैंड का ट्रिप, तो आपको बैंकॉक भी जाना पड़ेगा अगर आप घूमने जा रहे हो तो। और या फिर आप पताया का प्लान कर सकते हो। तो बैंकॉक के अंदर अगर आप कोई भी फ़्लाइट ले रहे हो तो 3500 से 4000 में कोई भी डोमेस्टिक उनकी एयरलाइन की टिकट आपको मिल जाती है। तो आप एक नॉर्मल लेके चलो कि आपका 25 से 30 हज़ार फ़्लाइट का खर्चा रहने वाला है, जिसमें आपका राउंड ट्रिप हो जाएगा फॉर एग्जांपल दिल्ली से फुकेत और बैंकॉक से वापस दिल्ली। ओके, तो ये बात होगी फ़्लाइट की। और मैं हमेशा फ़्लाइट के केस में स्काई स्कैनर यूज़ करता हूँ, वहाँ से आप दूसरी फ़्लाइट्स को कंपेयर कर सकते हो। और जो प्राइस हैं ये कभी भी सेम नहीं रहते हैं, हर दिन के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो बस मेरी तरफ से मानना है कि अगर आप दिल्ली से प्लान कर रहे हो तो 30-1 हज़ार रुपये आप मान के चलो। अगर आप मुंबई से भी प्लान कर रहे हो तो 25 से 30 हज़ार तो आपका 100% लगेगा ही लगेगा, अगर आप 2-3 महीने पहले अपनी फ़्लाइट बुकिंग कर रहे हो। होटल की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बहुत सारे हैं। आप थाईलैंड के अंदर 1000 रुपये से लेके 1 लाख, 10 लाख रुपए तक के भी होटल बुक कर सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ थोड़ा सा लग्जरी और थोड़ा सा लाइक बजट। तो मैं फर्स्ट डे रुका था, जैसे फर्स्ट डे जब मैं फुकेत में लैंड किया तो होटल में जहाँ रुका था वहाँ पे मैं एक रिजॉर्ट में रुका था, क्योंकि मुझे रिजॉर्ट का भी एक्सपीरियंस करना था थाईलैंड के अंदर। तो एक दिन रुका था और उस रिजॉर्ट की जो कॉस्ट थी वो 6,500-7 हज़ार रुपये एक दिन की थी, और जो मैंने पे किए थे। और एक दिन मैंने वहाँ से इंजॉय करने के बाद फिर मैं चला गया सिटी सेंटर में, यानी रिजॉर्ट से निकल के मैं मेन फुकेत सिटी के अंदर आ गया था, जहाँ पे मेरे को होटल की जो कॉस्ट आई थी वो लगभग 1000-1500 रुपये ऐसे ही कुछ आई थी, 1000-1500 रुपये। और वो होटल मेरे ख्याल से 3-4 दिन के लिए था। एग्जैक्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप पूरा जो मैंने स्पेंड किया उसके बारे में आप जान सकते हैं। अब टोटल मैंने 3 होटल लिए थे थाईलैंड के अंदर। 3 होटल
में एक मेरा बैंकॉक था 2 दिन के लिए, आई थिंक 3 दिन के लिए, और 3-4 दिन के लिए फुकेत में था, और 1 दिन रिजॉर्ट में था, 1 रात। तो ये होटल की बात होगी, और होटल मैंने सिंपली आपको बता दिया, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने महंगे होटल में रुकना चाहते हैं। तो जैसे मैं रुका था, मैंने आपको बताया लग्जरी और मीडियम वाला। ओके, booking.com पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, अगोडा पे भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, और मेक माई ट्रिप करके एक इंडियन वेबसाइट है, उस पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, बट मैं प्रेफर करता हूँ booking.com। बट कई बारी मैं कंपेयर कर लेता हूँ, जो सबसे बढ़िया उस होटल की डील दे रहा है उसी से मैं बुक कर लेता हूँ। अब बात करते हैं कि आइटिनरी, कि थाईलैंड को प्लान कैसे करें। देखो, जैसे मैं प्लान करता हूँ, मैं हमेशा एक पीसफुल ट्रिप प्लान करता हूँ, क्योंकि घूमने जब हम जाते हैं ना, वहाँ पे हमारे को टेंशन नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा प्लान ऐसे करता हूँ जिससे मुझे पीस मिले, मैं शांति से हर एक चीज़ को एक्सप्लोर कर सकूँ। तो मैंने जो थाईलैंड के अंदर एक्सप्लोर किया था, वो किया था फुकेत और बैंकॉक। फुकेत मैंने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था। फुकेत मेरी सबसे बेस्ट सिटी थी थाईलैंड की, जिसमें मैंने अपना टाइम स्पेंड किया। तो पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ घूमा और आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो सबसे पहला दिन जो हम फुकेत में एंटर किए, मेरी फ़्लाइट फुकेत ही लैंड हुई थी। फुकेत लैंड करने के बाद मैं रिजॉर्ट में आ गया था, और मेरा आधा दिन तो आने में ही लग गया था, और फिर 1 रात मैंने रिजॉर्ट में एंजॉय की, और रिजॉर्ट काफ़ी सुंदर था, देख ही सकते हैं आप। और मैंने यहाँ पे काफ़ी मज़े किए, और फिर मैं अगले दिन दोपहर में चेकआउट करके निकल गया अपने सिटी वाले होटल के अंदर। और वहाँ भी मैंने फिर शाम को मेरे नियर बाय वॉकिंग डिस्टेंस पे कुछ 500-600 मीटर पे ही एक नाइट लाइफ की एक परफेक्ट जगह थी, जिसे बंगला स्ट्रीट करके वहाँ पे बोलते हैं। फुकेत की नाइट लाइफ के बारे में बंगला स्ट्रीट आपने सुना होगा, जो कि काफ़ी मोस्ट फेमस अट्रैक्शन है अगर जो लोग यंग लोग जो जाते हैं थाईलैंड में घूमने के लिए फुकेत के अंदर। तो वहाँ पे हमने नाइट लाइफ इन्जॉय की, और फिर हमारा नेक्स्ट डे आया, यानी 2 दिन मेरे निकल गए रिजॉर्ट में और नाइट लाइफ में। नेक्स्ट डे मैंने एक जेट्स की टूर बुक किया हुआ था, जिसके अंदर वो हमें 6 आइलैंड का टूर करवाने वाले थे। ये मेरा थाईलैंड का सबसे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने काफ़ी इन्जॉय किया उसके अंदर। वीडियो आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से मैंने एक्सप्लोर किया। इसके अंदर हमारे को एक गाइड मिला था, जो हमारे को गाइड करने वाला था, हमारे आगे आगे चलने वाला था, और पीछे पीछे हमें जेट्स की चलानी थी, और ये हमारे को 5-6 आइलैंड दिखा के लेके आए थे। और जेट्स की जब आप 100-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर चलाते हो, तो आपका फियर भी निकल जाता है, और आपको एक अच्छी चीज़ करने को मिलती है। और जो जेट्स की टूर था, मैंने अपने होटल के बाहर एक लोकल वेंडर था, उससे मैंने लिया था, जिसकी मुझे कॉस्ट पड़ी थी लगभग 14,000 इंडियन रुपीज़ के अंदर, अगर हम बात करें। और ये वैसे एक पर्सन की टिकट वो देते हैं, पर उसमें 2 लोग जा सकते हैं, एक पीछे बैठ के जा सकता है, एक चलाने वाला। और इसके अंदर कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं थी। सिंपल सा बस हमने पैसे दिए, उन्होंने 2 मिनट मेरे को गाइड किया, और उसके बाद हम निकल दिए। अब ये वाला जो टूर हमने किया, ये बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग था, और इसमें पूरा दिन निकल गया था। 5-6 घंटे की एक्टिविटी ये थी, और हमारा पूरा दिन इसके अंदर निकल गया था। और फिर हमने वापस आए, हमने रेस्ट किया, फिर अगले दिन हमने प्लान किया। अगले दिन हमने जो प्लान किया था, वो फीफी आइलैंड प्लान किया था। फीफी आइलैंड का जो वीडियो है आप देख सकते हैं, मैं पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सभी आप देख सकते हैं, और जेट्स का भी देख सकते हैं, मैं पिन कर दूंगा। आपको आइडिया लग जाएगा कैसी एक्टिविटी है, वर्थ है या नहीं है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप खुद प्लान कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आप किसी भी देश में जाएँ तो डिफरेंट तरीके से इसको एक्सप्लोर करें। जो कि मेरा सबसे डिफरेंट टाइप था, वो जेट्स की था। उन्होंने बताया कि उनके पास आज तक कोई भी इंडियन बंदा नहीं आया था जिसने ये वाला टूर लिया हो। आई थिंक मैं फर्स्ट बंदा ही था, मैंने यूट्यूब पे भी कोई वीडियो नहीं देखा था। तो ये काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और कॉस्ट मैंने आपको बता दिया, 14,000 रुपये लगे थे मेरे इसके अंदर इंडियन रुपीज़ की अगर बात करें। नेक्स्ट डे मैं फीफी आइलैंड गया था, जो मेरा डे नंबर 4 है। फीफी आइलैंड में भी पूरा दिन ही लग जाता है। फीफी आइलैंड मुझे पहले वाला टूर करने के बाद इतना वर्थ नहीं लगा था, क्योंकि काफ़ी बोरिंग था, क्राउडी था, इतने सारे लोग एक ही स्की के अंदर। पर फिर भी ओके था, ठीक है। अगर आपके पास बजट ज़्यादा नहीं है तो आप फीफी आइलैंड टूर ले सकते हो। इसके अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। जो मैंने लिया था 2 पर्सन के लिए, वो 8400 रुपये का लिया था। 8400 रुपये के अंदर 2 पर्सन को वो लेके गए थे, जिसके अंदर मील भी इंक्लूड थी। और इसके अलावा भी और भी थोड़े सस्ते वाले भी होते हैं, थोड़े महंगे वाले भी होते हैं। मैंने ये ओके सा प्लान लिया था। अब इसमें जाने के बाद जैसे मैंने आगे चल के फीफी आइलैंड पहुंचने के बाद एक काफ़ी अच्छी सी लोकेशन आती है, वहाँ पे जाके मैंने एक प्राइवेट लॉन्ग टेल बोट, जो कि काफ़ी फेमस है, वो मैंने बुक की थी, जिसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी 7,000 फॉर ऑलमोस्ट आधा 1 घंटा के आसपास। वीडियो आप देख सकते हैं, मैं पिन कर दूंगा। फीफी आइलैंड का टूर भी आप देख सकते हैं।
और अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको भी इंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस दिन के एंड की। पूरा दिन ख़त्म होने के बाद टाइम नहीं बचता है, होटल तक आते आते अंधेरा ही हो गया था ऑलमोस्ट। तो हमने फिर रेस्ट किया अपना और नेक्स्ट डे को प्लान किया। फिर उसके बाद हम निकले 5th डे, 5वें दिन, एलिफेंट सेंचुरी। उसके अंदर क्या था गाइज मैं बता देता हूँ। एलिफेंट सेंचुरी, मुझे एनिमल काफ़ी अच्छे लगते हैं, उनके साथ खेलना कूदना मुझे अच्छा लगता है। तो एलिफेंट सेंचुरी में हम गए। वहाँ पे हमने दो चीज़ें वहाँ पे बुक की हुई थी, जिसमें एक राइडिंग थी, यानी एलिफेंट पे बैठ के हम हाइक करेंगे किसी पहाड़ के ऊपर और उनको खाना खिलाएंगे। और उसके बाद हम वापस आएंगे एक बेबी एलिफेंट के साथ, बात करेंगे, नहाएंगे। तो एक पूल था काफ़ी बड़ा जिसके अंदर हम थे, जिसका भी मैं वीडियो का भी मैं लिंक दे दूंगा वीडियो का, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ ये अच्छा है तो आप खुद के लिए भी प्लान कर सकते हैं। तो ये ऐसे करके हमारा ये दिन भी ऐसे पूरा निकल गया था। उसके बाद हमारी फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फ़्लाइट थी, जो कि हमारा छठा दिन रहने वाला था। मॉर्निंग में हम निकल गए थे बैंकॉक के लिए, फुकेत से बैंकॉक के लिए, जिसके लिए हमें डोमेस्टिक टर्मिनल पे जाना था। और हाँ, एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, जो आप फुकेत से बैंकॉक जाते हो तो टर्मिनल इनके डिफरेंट है, यानी डोमेस्टिक टर्मिनल अलग है और इंटरनेशनल टर्मिनल अलग है। तो जब भी आप कैब बुक करो तो या जैसे भी आप जा रहे हो तो डोमेस्टिक टर्मिनल के लिए ही बुक करना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वहाँ से हम बैंकॉक निकल गए। हमारी 5, साढ़े 5, 6 के आसपास फ़्लाइट थी। हम 4 बजे के आसपास उठ के गए थे और नहीं, आई थिंक 7 बजे की फ़्लाइट थी, जो भी था परफेक्ट टाइम। मतलब हम 3-4 घंटे पहले ही निकले थे और हम वहाँ पे पहुँच गए और मॉर्निंग में। और वहाँ से हम फ्लाई किए, मेरे ख्याल से 1.5 घंटे की फ़्लाइट थी बैंकॉक तक की। और बैंकॉक हम लैंड कर गए थे 10-11 बजे। होटल पहुँचते पहुँचते हमारे को 12-1 बज गया था। और उसके बाद काफ़ी चिल, मतलब वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा थी तो हमने रेस्ट करना ही सही समझा। हम फिर अपनी नींद पूरी करके शाम को उठे। शाम को उठने के बाद सेम डे, यानी हमारा जो छठा दिन है, शाम को हमने नाइट लाइफ एंजॉय की। वहाँ पे एक खाओसान रोड के करके काफ़ी फेमस जगह है, जहाँ पे थाई मसाज काफ़ी फेमस है। तो हम शाम को वहाँ पे गए वॉकिंग पे और वहाँ पे हम घूमे, काफ़ी सारे हमने शो वगैरह देखे, काफ़ी हैपनिंग माहौल था वहाँ पे, हम घूमे। और इस तरीके से हमारा छठा दिन वहाँ पे निकल गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट डे प्लान किया सिटी टूर की, हम बैंकॉक का सिटी टूर लेंगे। और सिटी टूर के अंदर हमने क्या रखा कि वहाँ के टेंपल देखते हैं। टेंपल गाइस देखो, टेंपल जाना मुझे पसंद है और मैं इतना भी पसंद नहीं करता कि थाईलैंड के अंदर जाके टेम्पलों पे काफ़ी सारा पैसा स्पेंड करूं। तो मैंने चूज़ किया था कि वहाँ का कोई एक ऐसा लोकल थाई टेम्पल हम चूज़ करें जो काफ़ी बड़ा भी हो और पैसे भी ना लगे क्योंकि बजट ट्रैवलिंग भी हम इसमें करते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आपको टेम्पल विजिट करना, आर्किटेक्चर्स देखना ज़्यादा पसंद है तो आप टेम्पल्स में जा सकते हैं, जिनकी 1500 से 2000 मैक्सिमम टिकट है टेम्पल्स को विजिट करने की। मैक्सिमम 3000 काफ़ी फेमस अगर टेम्पल में आप जा रहे हो। अदरवाइज़ फ्री टेम्पल्स के भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन, आप जा सकते हैं। तो मैं फ्री टेम्पल में गया था, वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। टेम्पल विजिट करने के बाद मैं वहाँ से निकला था एक वहाँ की लोकल मार्केट देखने के लिए। और वहाँ पे एक इंदिरा मार्केट करके भी काफ़ी फेमस मार्केट है, जो काफ़ी चीप बताई गई थी लड़कियों के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो सलोनी को वहाँ पे घुमा के लाया जाए। तो हम वहाँ पे गए थे और सलोनी को कुछ एक चीज़ें वहाँ पे पसंद भी आई थी जो काफ़ी ठीक थी और वो हमने खरीदी, जिसका भी वीडियो का मैं लिंक आपको दे दूंगा। सिटी टूर में हमारा ये होने के बाद हम वापस आ गए थे 4 बजे के आसपास। और 4 बजे के बाद आने के बाद हमने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद हमने फिर प्लान किया शाम को थाई मसाज, क्योंकि थाईलैंड आए और आप थाई मसाज ना कराओ तो फ़ायदा ही नहीं है थाईलैंड आने का। तो हम शाम को निकल गए फिर से खाओसान रोड पे और वहाँ पे हमने थाई मसाज करवाई। थाई मसाज 350 रुपये एक बंदे की उन्होंने हमारे से चार्ज करी और फुल बॉडी मसाज उन्होंने हमारा 350 रुपये में कर दिया। जो खाओसान रोड के बारे में बोला जाता है कि थाईलैंड में अगर आपको जेन्युइन एक थाई मसाज करवानी है, जो एक्चुअल में थाई मसाज प्रोफेशनल जो होते हैं, तो आप खाओसान रोड जा सकते हैं। अदरवाइज ऑप्शन बहुत सारे हैं, हर जगह आपको थाई मसाज वाले मिल जाएंगे, बट सबके अलग अलग डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। बट मेरा खाओसान रोड पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो इस तरीके से मेरा थाईलैंड का पूरा ट्रिप हुआ था, जिसके अंदर मैंने अपने 8 से 9 दिन पूरा थाईलैंड के अंदर स्पेंड किए। तो गाइज़ ये तो बात हो गई आइटनरी की। अब हम बात करते हैं खाने की। आप किसी दूसरे देश में होते तो सबसे ज़्यादा मिस करते हैं आप अपना भारतीय खाना, जो कि मैं भी करता हूँ। थाईलैंड के अंदर भारतीय बहुत सारे जाते हैं, तो बहुत मुश्किल नहीं है कहीं पे भी आपको भारतीय खाना ढूंढना, इंडियन फूड ढूंढना।
आप इजीली अगर आप नॉर्मल खाना खाते हैं तो 500 रुपये में एक टाइम का खाना खा सकते हैं। यानी पर डे आप मान के चलो, अगर 2 बंदे हो तो 1000, 1500, 2000 रुपये तक का आपका खर्चा हो सकता है, अगर आप अच्छा साफ़ सुथरा खाना पसंद करते हैं। अगर वहीं पे अगर आप लोकल फूड खा रहे हैं तो लोकल फूड में ज़्यादा पैसा आपका नहीं लगेगा। आप वही 100-200 रुपये में वहाँ की फेमस डिश खा सकते हैं। 2-3 जो लोकल डिश सेवइयाँ के अंदर वो कुछ थोड़े बहुत नॉन वेज चीज़ें मिला के दे देते हैं, नाम भूल गया मैं क्या था, पर लिख दूंगा मैं नाम, आप देख लेना, फ़ोटो लगा दूंगा। तो आप 500 से 1000 रुपये में पूरे दिन का मील मैनेज कर सकते हैं एक पर्सन का, अगर आप किसी अच्छी जगह बैठ के खा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रो टिप की। प्रो टिप क्या है? जो गलतियां हमने की वो आप ना करें, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा यूएस डॉलर कैरी करना, क्योंकि यूएस डॉलर कहीं पे भी एक्सचेंज करवाया जा सकता है, कहीं पे भी चल जाता है और उसका एक्सचेंज रेट भी सही मिल जाता है। अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फॉरेक्स चार्जेस पे करने पड़ते हैं, फॉरेक्स नहीं, हाँ, मार्कअप फीस वगैरह पे करनी पड़ती है और काफ़ी सारे अदर चार्जेस भी होते हैं, जिससे आपका जो ट्रैवल है वो काफ़ी महंगा हो जाता है। तो आप हमेशा जब भी इंटरनेशनल ट्रैवल करें या तो आप यूएस डॉलर कैरी करें या साथ में फॉरेक्स कार्ड यूज़ कर सकते हैं ट्रैवल के अंदर। तो मैं हमेशा यही करता हूँ और किसी भी देश में जाने से पहले यूएस डॉलर में कैरी करता हूँ। अब बात आती है वहाँ पे हम नेटवर्क के साथ कैसे कनेक्ट रहें। मेरे जैसे काफ़ी सारे काम होते हैं तो मैं कभी वहाँ पे सिम परचेज़ नहीं करता हूँ, मैं वहाँ पे इंटरनेशनल रोमिंग का रिचार्ज करता हूँ। और मेरे पास जो इंटरनेशनल रोमिंग का जो मेरा रिचार्ज होता है वो 800 रुपये का होता है, जिसमें मेरे को 8 दिन का मिल जाता है और 30 डेज़ का मेरे को लगभग 1000-1500 रुपये में मिल जाता है, जिसमें मुझे 2 GB इंटरनेट और 100 मिनट कॉलिंग के मिल जाते हैं, जो मेरे लिए सफिशिएंट होते हैं। उसके बाद आप अगर लोकल सिम की अगर बात करें तो वहाँ पे इजीली आपको जो लोकल सिम कार्ड है वो 1500 रुपये में मिल जाएगा अनलिमिटेड इंटरनेट के साथ। तो गाइस, अगर आपका भी मेरे जैसा काम है कि आपको ऑफिस के कामों से रिलेटेड कॉलिंग और ट्रांजैक्शंस मैनेज करनी है, तो आप लोग भी इंटरनेशनल रोमिंग का रिचार्ज कर सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आप अपने सभी काम जो भी ऑनलाइन जिसके अंदर OTP आने होते हैं वो सारे काम आप इजीली कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं उसके बाद ट्रांसपोर्ट की। देखो, ट्रांसपोर्ट में ना आपका सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। अगर आप थाईलैंड में हो, अगर आप खुद से एक्सप्लोर कर रहे हो, तो मेरा जो बेस्ट ओपिनियन है वो ये है कि आप स्कूटी रेंट करो। 500 रुपये में पर डे आपको मिल जाएगी और 500 रुपये का फ्यूल डलाओ और कहीं पे भी घूमो। 1000 रुपये में आप कहीं पे भी घूमो, आप ही अच्छे से घूम सकते हो। मैं हमेशा टाइम सेव करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरी कोशिश रहती है कि मेरा टाइम बचे ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं कैब प्रेफर करता हूँ किसी भी देश में जब मैं होता हूँ। तो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ ऊबर या वहाँ की कोई भी लोकल एप्लीकेशन। जैसे थाईलैंड की एक लोकल एप्लीकेशन है, यानी एशिया के अंदर जो मोस्टली यूज़ होती है, ग्रैब करके, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं, आप बिल्कुल ही बजट ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, अगर आप थाईलैंड के अंदर बैंकॉक जैसी सिटी में हो, वहाँ पे फेरीज चलती हैं जो कैनाल्स के अंदर चलती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी काफ़ी सस्ता साधन है जो आपके काफ़ी पैसे सेव कर सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये तो बात हो गई कि मैं कैसे घूमा, अब बात करते हैं कि आप और कैसे घूम सकते हैं। मैं पसंद करता हूँ पीस, शांति, इसलिए मैं कुछ ही सिटी एक्सप्लोर करके आया ताकि दोबारा से भी थाईलैंड मुझे जाना हो तो मैं कोई नई जगह एक्सप्लोर कर सकूँ। तो गाइज, अब बात करते हैं कि आप अगर थाईलैंड जा रहे हो, अगर आप पूरा थाईलैंड कवर करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। पूरा थाईलैंड कवर करने के लिए आपके पास 10 दिन इनफ है, अगर आप 10 दिन प्लान करते हो, जिसके अंदर आप बैंकॉक कर सकते हो 2 दिन के लिए, पताया कर सकते हो 2 दिन के लिए, और फुकेत कर सकते हो 2 दिन के लिए, और कराबी कर सकते हो 2 दिन के लिए। अब ये टोटल 8 दिन हो गए, बट इनके अंदर आप ये मान के चलो कि 2 दिन तो आपके ट्रांसपोर्ट में ही निकल जाएंगे, क्योंकि लोकेशन काफ़ी दूर दूर हैं और फ्लाइट्स वगैरह भी अगर आप लेते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा समय इसके अंदर ज़ाया हो जाएगा। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, थाईलैंड के अंदर आप जाओ तो अगर आप अच्छे से घूमना चाहते हो तो 2 सिटी चूज करना, एक वीक के अंदर आप 2 सिटी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो कि पूरा थाईलैंड कवर करना है तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल है 7 डेज़ के अंदर। अगर आप जानना चाहते हो कि थाईलैंड अगर पूरा घूमना है तो हमारे पास कितने दिन होने चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बना दूंगा कि आपको मिनिमम कितने दिन चाहिए। पर थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि आपके पास एटलीस्ट 2 वीक होने चाहिए पूरा थाईलैंड अगर आपको घूमना है तो। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप 2 सिटी भी कवर कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। देखो, आप एक नॉर्थ की सिटी ले सकते हो, एक साउथ की सिटी ले सकते हो। मैंने जो प्लान किया था, मैंने फुकेत में एंटर किया था, फुकेत को एक्सप्लोर किया, फिर मैं बैंकॉक से एग्जिट लिया था। मैं गया था बैंकॉक से मलेशिया,
और आप अपने केस में देख सकते हैं आप कहाँ जा रहे हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल बैंकॉक से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कराबी फुकेत को भी साथ में कवर कर सकते हैं और फिर पताया आ सकते हैं, फिर पताया से एग्जिट ले सकते हैं, यानी 3 सिटी भी आप कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप थाईलैंड का पूरा आइटनरी प्लान कर सकते हैं। बाकी और ब्रीफ में अगर इसके बारे में जानना है, मैपिंग के थ्रू आपको जानना है और एक एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल्ड आइटनरी वहाँ पे लिख दी है, जिसको आप देख के अपना प्लान कर सकते हैं थाईलैंड ट्रिप। तो गाइस अब बात करते हैं कि मैंने कितना स्पेंड किया इस ट्रिप पे। तो मैंने जो स्पेंड किया इस ट्रिप पे 2 पर्सन के लिए लगभग 1.5 लाख रुपया मैंने खर्च किया थाईलैंड के अंदर, जिसमें मेरा जो खाना, फूड, ट्रांसपोर्ट और फ्लाइट सभी का खर्चा मिला के तो लगभग 1,40,000 से 50,000 रुपये के बीच में मैंने स्पेंड किया। आप ये मान सकते हो कि एक पर्सन अगर थाईलैंड घूमना चाहता है अच्छे तरीके से किसी भी अच्छी जगहों पे और अच्छे से पीसफुल एक्सप्लोरेशन करना चाहता है तो 60 से 70,000 रुपये इनफ होंगे एक पर्सन के लिए। अगर आप कपल में जाते हैं तो 1 से 1.5 लाख में अकॉर्डिंग टू योर लाइक चॉइस आप इसको प्लान कर सकते हैं। आई थिंक अगर आप ज़्यादा महंगी एक्टिविटीज़ ना करके फ्री एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं या फिर सिर्फ बीच वगैरह एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो 1 लाख इनफ है, आप इजीली थाईलैंड 2 पर्सन घूम सकते हैं, यानी पर पर्सन 50,000 में आप थाईलैंड बहुत ही आसानी से घूम सकते हैं। तो गाइस होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन रहता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरे पर्सनल डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपके रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से गाइड किया जाए हर एक चीज़ के अंदर। और इसके बारे में अगर आप डिटेल आइटनरी जानना चाहते हैं अच्छे से पूरा कि वीज़ा कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। वीज़ा, फ्लाइट सभी के मैंने लिंक्स दे रखे हैं, आप इजीली वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मैं यहाँ से कहाँ गया। थाईलैंड से मैं मलेशिया निकल गया था। अगर आप मलेशिया के बारे में जानना चाहते हैं कि मलेशिया आप कैसे प्लान कर सकते हैं तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। बाकी इस ट्रिप पे मैंने 4 देशों को कवर किया था। आने वाले वीडियोज़ में आपको चारों देशों के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि मैंने कितना स्पेंड किया इन 4 देशों में। और आपको एक प्रो टिप भी मैं देना चाहूँगा कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप बैक टू बैक फ्लाई करें, आपका काफ़ी पैसा सेव होगा। और वो कैसे होगा वो अपकमिंग वीडियोज़ में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।